नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। प्लेटफॉर्म का नया प्रैक्टिस सेट आ गया है बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2023 के लिए। इसमें 24 सेट दिया हुआ है। पोस्ट भी बढ़कर 12,199 हो गया है। इंटर लेवल के एग्जाम के अगर हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो इसमें 3 पार्ट होगा जो 50-50 प्रश्नों को होगा। समान अध्ययन के 50 प्रश्न, समान विज्ञान एवं गणित के 50 प्रश्न और मानसिक क्षमता जांच के यानी रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या कितने होंगे तो 150 होंगे और कुल अंक रहेगा 600 अंकों का। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और इस बुक में 24 सेट दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट इसी सिलेबस पे आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 1 से। और अगर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है जीके से कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे नाम दिया रुपया। शेर शाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया व 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया था। 178 ग्रेन के चांदी का रुपया और 380 ग्रेन के तांबे का दाम चलाया था। नेक्स्ट है यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यू कैन विन यानी जीत आपकी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव खेड़ा। और दीपा कर्माकर जो है एक भारतीय जिम्नास्ट है और इनकी आत्मकथा है द स्माइल बंडर। द स्माइल बंडर। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को विरासत स्थल सोरमनी खाली स्थान राज्य में स्थित है। सोरमनी खाली स्थान राज्य में स्थित है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम के सौर मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। सौर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के शासनकाल में बनवाया गया था। सौर मंदिर को ही रथ मंदिर और एकात्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे सब पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को खाली स्थान प्रकार की निधियां प्रदान करती है। कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार की निधियां। कौन? भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत का आकस्मिकता निधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि संबंधित है और 266(2) में लोक लेखा से संबंधित है और 267 में आकस्मिक निधि के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफाइनरी उत्पाद। रिफाइनरी उत्पाद उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों को सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा 8 उद्योग है तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर कहाँ गिरती है तो खंभात की खाड़ी में गिरती है और ये बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहने वाली नदी है। और इसी नदी पर एक काफ़ी प्रसिद्ध बांध बांधा गया है, सरदार सरोवर बांध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेम डक। लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए लेम डक शब्द का। नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को ही राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान रहता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान करता है। और ये किस देश से लिया गया है महाभियोग? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा सही नहीं है पंचायती राज से संबंधित? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये जो है ये कथन गलत है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा, ये सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। 73वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेरा गांव मेरा गौरव। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए मेरा गांव मेरा गौरव प्रारंभ किया गया। और ये कब शुरू हुआ था योजना? तो 2015 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित है? कितना प्रतिशत तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2% तक। ऐसे एग्जैक्टली होता है 2.42% तक रहता है भौगोलिक क्षेत्रफल। और अगर हम बात करते हैं जनसंख्या, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना है? तो 17.5% है। अगला प्रश्न है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक है, उनके द्वारा कई उपन्यास लिखी गई है, जैसे द सुटेबल बॉय, सोनेट, एन इक्वल म्यूजिक, ये सब महत्वपूर्ण उपन्यास है विक्रम सेठ के। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है, जाम्बिया की राजधानी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुसाका। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और जो हरारे है वो जिम्बाब्वे देश की राजधानी है, और जो डकार है वो सेनेगल देश की राजधानी है। अब बमाको जो है वो माली देश की राजधानी है। अब आइए रीजनिंग का प्रश्न है, क्या है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 24, 70, 208 खाली स्थान है 1864। तो देखिए 24 क्या किया है, 24 गुना 3 किया हुआ है, 24 या 72, और उसमें से 3 2 घटाया गया है, यानी 24 गुना 3 और घटा दिया गया है 2। फिर 70 गुना 3 करेंगे और तो होगा 210, उसमें से 2 घटाएंगे तो 208 होगा। यानी जो संख्या दिया हुआ है उसमें से 3 गुना करते हैं और 2 घटाते हैं, तो जो आंसर हमारा निकल कर आएगा वो 622 आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आती है। बताना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक जो लिखा हुआ है 2 प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर क्या होगा, 9, 10, 11, 12 है लिखा हुआ है। तो 9, 10 बराबर क्या भराएगा यहाँ पर? तो 190 नहीं होगा, ये होगा 910। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द में वही संबंध है जो दूसरे शब्द को पहले शब्द से है। तो क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ की राजधानी बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायपुर। अगला प्रश्न है कि 24 विद्यार्थियों में एक पंक्ति बैठा हुआ है, एफ दाएं छोर से 17वां और आर बाएं छोर से 19वां है, तो एफ और आर के बीच कितनी विद्यार्थी बैठे? तो आप इस तरह 1 से लेकर 24 तक आप इस तरह लाइन दे दीजिए, 1 से लेकर 24 तक। अब देखिए कि दाहिने छोर से 17वां स्थान पे, दाहिने छोर से ये 17वां स्थान पे है एफ जो है, और आर जो है वो बाएं छोर से 19वां पर। तो इन दोनों के जो बीच में जो आंसर होगा वो निकल कर आएगा डी, 10 होगा। बहुत आसान है, आप हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हर्ष अजीत का पुत्र है। क्या है? जो हर्ष है वो अजीत का पुत्र है। विनीता अजीत की पत्नी है। अजीत और विनीता क्या है? दोनों पति पत्नी है। अजय हर्ष का भाई है, यानी हर्ष का भाई कौन है? तो ये अजय है। और अजय और कविता की इकलौती पुत्री जो है वो है कौन? तो नेहा। नेहा और विनीता में कह रहा है, तो इसके पिता यहाँ हुए और ये भाई हुए यानी चाचा, और चाचा के पापा जो हुए वो दादा लगे यानी दादी। इन दोनों का संबंध किससे पूछ रहा है? तो विनीता और नेहा, माने दादी और पोती का संबंध कह रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, पिता की माँ होगी, यानी पिता की ये माँ यानी दादी। नेक्स्ट है, किसी विशेष कूट भाषा में स्टाइल को जैसी लिखा जाता है उसी कूट भाषा में हॉन्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ जो लिखा हुआ है एस क्या होता है? एस का संख्या है, काउंट कीजिएगा तो 19 आएगा। तो 1 + 9, 19 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 9, और 9 किसका आता है? जे का आता है।
टी क्या होता है उसका 20 होता है, तो 2 प्लस 0 बराबर 2 है, और 2 बी का कितना होता है तो 2 होता है। तो इसी तरह है बाई को 25 है, 5 और 2 7 किया हुआ है, और जी को जो होता है 7 होता है। उसी तरह एल 12 होता है, तो 1 प्लस 2 किया हुआ है, और उसी 3 हो जाएगा, और 3 कितना होता है सी का होता है। इसी तरह लिखा है, तो आप हॉर्न को जब लिखिएगा तो एच का 8 आता है, तो एच ही होगा। वो जो होगा वो 15 होता है, तो 1 प्लस 5 होगा, कितना होगा 6, और 6 किसका आता है तो एफ का होता है, तो यानी एच आई एफ से शुरू होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सही। अब नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इस प्रश्न चिन्ह पर आ सकता है। 3, 6, 45 को ये इस तरह लिखा हुआ है, तो 3 के अगर हम स्क्वायर करते हैं, 6 के स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 3 3 9 और क्या होगा 6 6 36, तो 36 9 45। इसी तरह 1 के स्क्वायर जो हम करेंगे तो 1 आएगा, 8 के स्क्वायर 64 है, 64 1 65, तो यानी इन दोनों के स्क्वायर रहेगा, प्लस करने पर जो हमारा आएगा तो 6 6 36, और 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169, जोड़ कर आएगा 205, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है तथा 1 असंगत है। असंगत का चयन करना है कि इनमें से कौन है जो असंगत है। तो आइए हम देखते हैं कि शुरुआत में क्या है 2 3 3 6, अगर 2 प्लस 3 करेंगे इक्वल करेंगे तो 9, 3 3 6 2 8 होता है, 6 नहीं होता, एक गलत है। जबकि ये करते हैं 1 + 2 + 3 बराबर 6 आता है, 3 2 5 1 6। अगर 1 1 तीनों के शुरुआत के पहले 3 अक्षर को जोड़ेंगे तो चौथा अक्षर आएगा। प्रश्न में यह कह रहा है, तो 1 + 1 + 1 बराबर 3, 2 4 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, यानी इन तीनों में तो आ रहा है पहले के 3 अक्षर को जोड़ने पर चौथा आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट है दिए गए आकृति में कितने वर्ग है ये देखना है। दिए गए आकृति में तो आप सबसे पहले इसके देख लीजिए, 1 2 3 4 है और 1 2 3 4 है। अगर 4 क्षैतिज और लंबा 4 4 है, इसको अब इसका एक फार्मूला है कि 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, तो कितना हो गया, ये सब जोड़ेंगे तो 30 हो गया। 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4 और 1 30 हो गया, और 4 1 बचा हुआ, 1 2 3 4 4 इधर वर्ग अभी बचा हुआ है काउंट करना, तो जोड़कर कितना हो 30 + 4 34 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है कि दिए गए वह आकृति चुने जो दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। जब आप इसे देखिएगा तो इसका पैटर्न ए से मैच करता है, आप मिलाकर देख लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सुबह की सभा के दौरान बच्चे को एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। आप इधर से देखिएगा तो 16वें स्थान पे है, इधर से भी देखिएगा तो 16वें स्थान पे, यानी 15 इधर 15 इधर, और एक तो खुद राहुल है, तो 15 15 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 31। नेक्स्ट है वेद बिंदु ए से पूरब दिशा में 15 मीटर चलता है। ए बिंदु से कहाँ चलता है पूरब दिशा में 15 मीटर चलता है, कितना मीटर तो 15 मीटर चलता है। उसके बाद कहा जाता है कि दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है 8 मीटर चलता है। बिंदु ए से बी तक पहुंच गया है, तो ए और बी के बीच कितनी दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी लंब और आधार दिया हुआ है और आपको कर्व निकालना है, तो आराम से कर दीजिएगा 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, तो जो होगा वो 289 आ जाएगा अंडर रूट में, तो आंसर हो जाएगा 17, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 17 मीटर। अगले प्रश्न पे चलिए कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। 16 18 27 55 120 के बाद क्या आएगा, ये काफ़ी लंबा जाएगा, इसे जब सोल्व कीजिएगा तो 16 से 18 में कितना है +2 का है, 18 से 27 +9 का है, और 27 से 55 +28, फिर +65 +126 जाल है, और 2 और 9 से कितना प्लस जाल है तो 7 आया हुआ है, फिर 7 आएगा 19 आएगा 37 आएगा, और 7 19 में भी 12 का है। तो इस तरह जब इसे सोल्व कीजिएगा पूरे नीचे नीचे कर करके कि कितने का एक सीरीज बनेगा, तो आखिरी के ये 4 स्टेप में ये सीरीज बन के आंसर आपका जो आएगा वो आएगा कितना, तो ये आएगा निकल कर 246। इसे आप कॉपी पे सोल्व कीजिएगा 246 आएगा। नेक्स्ट है समरूप जोड़े को पहचान करें। समरूप जोड़े को पहचान के जिस प्रकार नदी में क्या होता है तो पुल होता है, उसे पार करने के लिए पहाड़ में क्या होगा तो सुरंग होगा, पहाड़ को पार करने के लिए सुरंग होगा ना कि रेल होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अब प्रश्न है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष कथन में
निहित है। तो आइए देखते हैं। मानव और बानर के कुछ गुण समान है, ये कथन है। बानर मानव की तुलना से अधिक चालाक होते हैं, ये गलत होगा, ये से नहीं निकल रहा है कथन से निष्कर्ष। मानव बानर की तुलना में अधिक चालाक होता है, ये भी नहीं निष्कर्ष निकल रहा है। तो होगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निहित है, क्योंकि इसमें कुछ गुण के समान है, चालाकी के गुण के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैथ का प्रश्न है कि 23,808 की धनराशि ABCD के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि B के हिस्से के अनुपात 8:9, B और C के हिस्से का अनुपात 3:5 और C और D के हिस्से का अनुपात 1:2 है। तो B के हिस्से की कितनी राशि है? तो सबसे पहले आपको तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है, सोल्व करना है। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो वो निकल कर आएगा 8:9:15:30, और इन तीनों के जोड़ के जितना आएगा उतना में 9 के कितना था, B का कितना था, 9 था, 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 30 होगा, और गुना जो हमारा 23,000 दिया हुआ है कितना, 9 बटा हो जाएगा 8 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 30, और गुना जो 23,808 दिया हुआ है, इससे B का हमारा मान निकल जाएगा, और जो निकल के आएगा वो आंसर होगा A 3456। नेक्स्ट है, एक वस्तु को उसको अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया, यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो अंकित मूल्य निकालने का एक काफ़ी सिंपल फार्मूला है कि जितना क्रय मूल्य दिया हुआ है गुना 100 प्लस लाभ परसेंट और बटा 100 माइनस जितना छूट दिया गया है। तो इसमें कितना दिया है कि 840 दिया हुआ है, और गुना 100 प्लस 20 और बटा 100 और 30% की छूट है। जब इसे सोल्व आप कीजिएगा तो हमारा निकल कर आएगा 1440। कितना निकल कर आएगा? 1440। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना है, भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है, यानी भागफल गुना 8 बराबर है शेषफल गुना 9, ये दोनों बराबर है। अब इसके बाद कह रहा है तो भाज्य संख्या क्या होगा? तो इसका जो हम आंसर सोल्व करके निकालेंगे, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो आप सोल्व कीजिएगा तो आंसर निकल के आएगा 5856 B। नेक्स्ट है, 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है? तो माना कि एक गेंद का लागत मूल्य कितना है, तो 100 रुपया, हानि कितना हो रहा है 5x, और 17 गेंदों का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 17x, क्योंकि लागत के अनुसार ही उसको घटा हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 17x माइनस 5x बराबर 12x। तो आप प्रश्न से 12x बराबर 840 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया हुआ 840, तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है, एक आयत का विकर्ण रूट 31 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिया हुआ है कितना, तो अंडर रूट 31 के स्क्वायर यानी 31 दिया हुआ है, क्योंकि विकर्ण बराबर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद जो हमारा ये प्रश्न है कह रहा है कि L इंटू B भी दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 25। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो जो परिमाप हमारा निकल कर आएगा वो आएगा 18 cm। B आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट है, रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि और बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो ये लाभ हानि का प्रश्न है कि माना कि रीना का बचत 100 रुपया है, तो रीना का खर्च निकाल जाएगा, और वो खर्च है और बचत है दोनों जोड़ दीजिएगा तो वो कुल आय हो जाएगा। अब नई आय में जो 30% एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको आप कर लिए वृद्धि हो गया है, वो जोड़ लीजिएगा, तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा A 32.5%। अगला प्रश्न है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो पाँचवीं और छठी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जब इसे पाँचवीं और छठी को निकालना है तो 6 गुना 30 प्लस 6 गुना 33 तो पहले कर लेंगे जो दिया हुआ है, और माइनस 10 गुना 320, क्योंकि शुरुआत के जो 10 प्राकृतिक संख्या है उसके बारे में हमें करना है। तो इसका जो मिलाकर सही आंसर होगा वो होगा 29। ऑप्शन बी सही। आप इसे सोल्व कीजिएगा कॉपी में आराम से, काफ़ी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 10, 12, 21, 35 और 40 से विभाजित करने पर समान शेषफल 3 प्राप्त हो, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो आप सीधे से लसा ले लीजिएगा 10, 12, 21, 35, 40 का,
और जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 840 आएगा लसा, और x का न्यूनतम होगा 840 प्लस शेषफल 3 बच रहा है तो 843। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है, माना कि दो संख्याओं का योगफल 33 है, यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है तो उन संख्याओं में अंतर कितना होगा। तो हल करेंगे वो निकल कर आएगा डी 15। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 वर्षों में यदि 1900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 हो जाती है तो 5 वर्षों में उसकी ब्याज दर 11400 की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो ये साधारण ब्याज का है, सबसे पहले दर निकाल लीजिएगा, उसके बाद समय 5 वर्ष दिया हुआ है तो नया ब्याज निकल के आ जाएगा, कुल धन उसमें ऐड कर दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 13,400 रुपया, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में कि एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा, ताप 0 डिग्री से कम रखा, यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ ताप परिवर्तन का सही दर्शाता है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये ग्राफ का है, ये न्यूटन के शीतलन नियम द्वारा ये ग्राफ निकाला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊंची भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकिरणित होता है। नेक्स्ट है, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये तीनों तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से है, लेकिन ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति वाला वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टा को निरूपित करता है। वोल्टा का इसका सही आंसर हो जाएगा ए, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय। ये फार्मूला है वोल्टा को। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसेंट्रिक कहलाता है। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाता है एसेंट्रिक कहलाता है। गुणसूत्र किसी एक किनारे पे हो उसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं। और ऐसे स्थान पर हो जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा दूसरा छोटा हो उसे एकोसेंट्रिक कहते हैं। और ऐसे स्थान पर हो जहां गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित हो जाए उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। ये चारों सेंट्रिक है। प्रश्न में पूछा गया कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है एसेंट्रिक कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कॉर्निया पर होता है, स्वच्छ मंडल पर होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वायु के कांच के आयताकार स्लैब में आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ पर 4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया, इनमें से कौन सा सही है। वायु से कांच में जा रहा है यानी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो पहले ये विक्षेपित होकर अंदर की ओर आएगा और फिर जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो बाहर की आएगा। यानी ऊपर जो वायु है आर है, कांच डेंसर है और फिर रेयर, यानी रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही, यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है। लेंस की शक्ति का SI इकाई क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का SI इकाई डायोप्टर है और डायोप्टर P बराबर होता है 1/IF। IF जो है वो मीटर में होना चाहिए। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक जो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला कहते हैं। और गतिशील विद्युत आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। इनमें से कौन है जो एल्केन का, जो सिंगल बॉन्ड होगा वो एल्केन को दर्शाएगा, जो डबल बॉन्ड का होगा वो एल्कीन को दर्शाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन का। और सिंगल बॉन्ड का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और जो एल्कीन का फार्मूला तो वो CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1540 ईस्वी में लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच का कन्नौज का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। कौन सा? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण। और शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 मई 1545 को कलिंजर के किले जीतने के क्रम में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताया जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। भूमि सीमा नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारगैसो सागर। दुनिया का एकमात्र समुद्र है सारगैसो सागर जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। सारगैसो सागर के चारों ओर महासागरीय जलधाराएं प्रवाहित होती है। और इसका नाम भी थोड़ा यूनिक है। इसे घास, इसके तट पर एक मोटी तथा जड़ रही समुद्री घास तैरती है जिसे पुर्तगाल भाषा में सारगैसम कहते हैं। और इसी घास के ऊपर इस समुद्र का नाम सारगैसो समुद्र पड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और गफ्फार खान एकमात्र आदमी है जो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय हैं। वो भारतीय नहीं है, विदेशी हैं। गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान की संस्था था खुदाई खिदमतगार। और लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किसने किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून तथा 10 रोजा नामक पत्रिका भी निकाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंपास के नाम से जाना जाता है। बेल्ट कहाँ जाना जाता है? तो दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। और प्रेरी जो है वो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। नेक्स्ट है, लैटिन अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटिन अमेरिका में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ब्राजील का है जहां लगभग 25.06 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है वो मोनाको है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है वो है मंगोलिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 1857 तक खालिस्तान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल किला। लाल किला 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा था मुगल का। और लाल किला का निर्माण किए थे बादशाह शाहजहां ने। नेक्स्ट है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा जमा अनुपात। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। और मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि से धन गुणक प्रभाव में कमी आती है। नेक्स्ट है, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई शेकल। इजराइल की मुद्रा नई शेकल है। और नेसेट इजराइल के संसद का नाम है। बैथलहम इजराइल का एक नगर है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब मोसाद इजराइल का गुप्तचर संस्था है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में छोटे रेशे वाले कपास की सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये कथन सही है। भारत में कपास के कुल क्षेत्रफल का 17% ही छोटे रेशे वाले और 44% मध्यम रेशे वाले तथा 39% लंबे रेशों वाले कपास के अंतर्गत आता है। और कपास की जो होता है वो उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है। कपास जो है उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन हेतु उपयुक्त है और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 1851 में हुआ था। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो वो है कलकत्ता में है। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान से संबंधित नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लावनी। लावनी नृत्य शैली महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, राजस्थान से नहीं है। जबकि गणगौर, घुम्मर और कालबेलिया ये सब राजस्थान से संबंधित है। अगला है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में कराया गया था और यह विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? सांख्य प्रणाली का आंसर है ऑप्शन बी, कपिल को दिया जाता है दर्शन की सांख्य प्रणाली का। और न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे दिया जाता है? गौतम को दिया जाता है। और वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक किसे दिया जाता है? महर्षि
कनाद मुनि को दिया जाता है। नेक्स्ट है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JB कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष है वो WC बनर्जी, और प्रथम जो होता है अंग्रेज अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले, और पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य ने लिखा है सिद्धांत शिरोमणि। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भी भास्कराचार्य सेकेंड थे। अगला है, पंजाब हिमालय खाली स्थान नदियों के मध्य स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है पंजाब हिमालय। और कुमाई हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में, और असम तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में। तो आप याद कर सकते हैं कि सिंध और सतलज के बीच पंजाब है, और उसके बाद काली नदी के बीच में क्या है? सतलज और काली कुमायूं, और नेपाल है काली एवं तीस्ता का, और असम है तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य। तो इसे अच्छे से याद कीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है और आने का संभावना पूरी है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में से कौन सा पदक प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। और किसे हराकर प्राप्त किया है? तो श्रीलंका टीम को हराकर स्वर्ण जीता है। और ये प्रतियोगिता जो एशियन गेम्स हो रहा है 19वें, वो 2023 में अभी चल रहा है, उस चीन के हांगजोंग में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास जिला में होता है सोन नदी का प्रवेश बिहार में। और ये कहाँ से सोन नदी निकलता है? ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है और गंगा में आकर मिल जाती है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में एक रामसर साइट है, वो बेगूसराय जिला में कांवरताल झील है। इसे 21 जुलाई 2020 को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और भारत में भी रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो 75 है। कितनी है? 75 है। नेक्स्ट है, खालिस्तान द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकता। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15% से अधिक संख्या नहीं हो सकता है। और ये 15% के जो है अधिनियम 2003 द्वारा ये प्रावधान किया गया था, 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर के सेनापति का नाम था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 15वां भाग पाठ 15वां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन से संबंधित है 15वां भाग, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 324 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला है, कोरोमंडल का मैदान भारत की खालिस्तान दिशा में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। कोरोमंडल तट मुख्य विस्तार लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुम्हल है? किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुम्हल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर का। रौफ जनजाति द्वारा ये किया जाता है लोक नृत्य दुम्हल। अगला है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये 128वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत ये विधेयक लाया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिला था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, जबकि राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य एवं कृषि मंत्री मिला था। और राजकुमारी जो अमृत कौर हैं उनको स्वास्थ्य मंत्री मिला था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला था शिक्षा मंत्री। तो ये सब गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार और मेले राज्य सूची में शामिल है। बाजार और मेला भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब कितने हैं? तो अब 59 विषय हैं। और जो संघ सूची में पहले 97 विषय था, अब वर्तमान में 98 विषय है। संवर्ती सूची में कुल विषय 47 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 52 है। ये सभी बदल गए हैं। राज्य सूची में अभी 59 है, संवर्ती सूची में 52 है और संघ सूची में 98 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। और किसे हराकर? तो दक्षिण कोरिया को 2-1 से। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप भी 2023 का भारत ने किसे हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। अब पुरुष और महिला दोनों भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता प्रेस गोरखपुर को यह सम्मानित किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LVM-3M4 से। LVM-3M4 से। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला है, महिला उद्यमता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 नवंबर को मनाया जाता है महिला उद्यमता दिवस। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे शब्द में वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कैनवास, चित्रकार, दीवार। इसके बाद क्या होगा? तो दीवार पे पेंट होता है, तो पेंटर ऑप्शन बी सही होगा। यदि एक्स का अर्थ क्या होता है? गुना के गए प्लस है, प्लस का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ गुना है। इस तरह आप रखिएगा तो इस इक्वेशन में क्या मान होगा? तो जब आप रखिएगा और इसे सोल्व कीजिएगा तो ये जो निकल कर आएगा आंसर बी होगा 18। 18 अक्टूबर 2030 का शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 का कौन सा दिन होगा? 2003 और 2005 के बीच में कितने सालों का अंतर है? तो 3 सालों का। 3 से 4 और 4 से 5, यानी कुल विषम दिवसों की संख्या 3 होगा, क्योंकि बीच में जो 4 आता है उसमें लीप वर्ष होता है। 2 सालों का अंतर है, लेकिन लीप वर्ष एक आने पर यानी 3 दिवसों की संख्या डिफरेंट है। तो 18 अक्टूबर 2003 को बता रहा है कि शनिवार है, तो 3 दिन के बाद क्या होगा? शनिवार प्लस 3 बराबर मंगलवार। आंसर हो जाएगा सी, मंगलवार। नेक्स्ट है, कोलोनल के चित्र में दिए गए अगर दर्पण छवि देखेंगे, इसे दर्पण में लगाएंगे तो क्या होगा? तो अगर दर्पण लगा कर देखेंगे तो एल जो होगा वो इस तरह लिखा कर आएगा, ए जो लिखा कर आएगा वो इसी तरह रहेगा, आई इसी तरह रहेगा, एन जो होगा वो उलट के इस तरह लिखाएगा। तो किस तरह किसमें है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र के अनुसार पासे के प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर है और जिस सतह पर जी अक्षर अंकित है उसके विपरीत वाली सतह पर कौन है? यानी जी के विपरीत क्या है? तो इसे आप सोल्व इस तरह कर सकते हैं। आप जी बी क्लॉक वाइज चलिए, जी बी सी लिखिए, और यहाँ जी है सेम तो यहाँ भी क्लॉक वाइज चलिए, जी एफ ई, यानी बी के पीछे एफ है, सी के जो पीछे है वो क्या है? वो है ई है। तो हमारे जी के पीछे कौन हो जाएगा? तो एक अभी गौन है, वो है डी अक्षर। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन 2 चित्रों को आपस में बदलना है? प्लस और भागा ये सब को आपस में बदलने से सोल्व करना है। तो इसका जो निकल कर सामने आंसर आएगा वो होगा ए, गुना और भागा में एक दूसरे को बदल कर देखिए, आंसर सही निकल के आएगा। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 2, 14, 17 और 2010 का। तो क्या किया गया है कि 2 गुना हम क्या करेंगे? 7 करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। 14 गुना क्या करेंगे? 5 करेंगे तो 70 आएगा। 70 गुना 3 करेंगे तो 210, यानी शुरुआत में 7 से गुना कर रहा है, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 1 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना? 210 गुना 1 बराबर 210 ही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न फिगर वाला है। ये फिगर वाला काफ़ी आसान होता है, अब इसे जब सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 7 जनवरी 2021 11 का सप्ताह कौन सा दिन था? 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो कैसे निकालते हैं? 2000 वर्ष प्लस 10 वर्ष और प्लस 7 दिन हुआ। जनवरी का भी 7वें दिन गया है, 2011 का तो 7 दिन था। 2000 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी है? तो 0 है। 10 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगा। तो 7 जनवरी 2011 तक विषम दिनों की संख्या कितना हो गया? 5 ही हो गया। 7 जनवरी 2011 के सप्ताह का शुक्रवार दिन था, तो फिर आप जोड़ लीजिए कि अगर सोमवार 1 हुआ, मंगल 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5 है,
तो इस तरह जब इसे आंसर कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा डी, शुक्रवार। 5 अध्यापक है जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यू भी के बाएं और डब्लू के दाएं, वाई बाएं छोर पर है, भी एक्स के बाएं है। तो पंक्ति में मध्य कौन बैठे हुए हैं? तो पहले वाई बैठेंगे, डब्लू, यू, भी और एक्स इस क्रम में बैठे हुए हैं। आप इसका आंसर निकालिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू। निम्नलिखित श्रेणी में से लुप्त संख्या बताना है। 5, 8, 13, 21, 34, 56, खाली स्थान 144, 233 का। तो काफ़ी ये सिंपल है। यहाँ पर प्रत्येक अगला जो पद है वो पिछला पद को जोड़कर लिखा हुआ है। जिसे 5 जो है और 8 जोड़ेंगे तो 13 है, 8 और 13 जोड़ेंगे तो 21 है, 13 21 को जोड़ेंगे तो 34 है। तो इसी तरह हम 55 और 34 को जब जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आएगा बी, 89। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। अब देखिए n+r अगर करेंगे, n+4 करेंगे तो r आएगा, n+4 करेंगे तो कितना आएगा? r आएगा। और r+4 करेंगे, r+4 करेंगे तो v, RSTUV चौथे में आता है तो v आता है। उसी तरह q से अगर हम -4 करते हैं, इसमें माइनस माइनस लग चलेगा, तब जो हमारा आएगा आई आएगा, क्योंकि इसमें फिर प्लस प्लस चल रहा है, फिर इसमें माइनस माइनस चल रहा है। तो एक बार ऊपर में ++4 है, नीचे में -4 है, फिर ++4 है, फिर माइनस। तो जो हमारा आंसर निकल कर आए वो आएगा सी, आई आएगा। ए ने बी से कहा, आप मेरे पति की बहू के बेटे हैं, तो बी और ए के बीच क्या रिश्ता है? ए ने बी से कहा, ए जो है वो पति पत्नी कहा कि मेरे पति यानी पति हैं कोई, उसके बहू के बेटे हैं बी। इन दोनों में संबंध क्या है? पोता का संबंध है, बी ए का पोता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 4 शब्द युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द युग्म का चयन करना है। आइए चयन करते हैं। तो जो नट बादाम है ये एक प्रकार का समान है, जबकि अन्य सभी ऐसा नहीं है। जैसे टमाटर फल का नाम है, एडिडास ब्रांड का नाम है और क्रिकेट खेल का नाम है, जबकि नट और बादाम जो है वह संगत है। निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं को पहले संख्या 4 आती है? मतलब कितनी विषम संख्या जिसके पहले 4 आती है? तो मतलब 5 के सामने 4 आ रहा है, उसके बाद 9 के तरफ 4 आ रहा है, और 1 जो आ रहा है वो 4 और 3 इसे आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी विशिष्ट कुछ भाषा ग्रेट को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा को मास्टर कैसे लिखेंगे? जी का कितना नंबर है? 7 है। आर का कितना है? 18 है। ई को हम क्या करते हैं? 5 लिखते हैं। ए को 1 लिखते हैं। तो टी को कितना लिखते हैं? 20 लिखते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकली क्रम में है, उसी का नंबर लिखा हुआ है। उसी तरह अगर हम मास्टर को लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा एम को 13, ए को 1, एस को 19, टी को 20, ई को 5, आर के 18। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, 13, 11, 92, 5, 18 ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से। यानी 3 और 36 में कितना का संबंध है? तो 12 से मल्टीप्लायबल है, और 36 20,736 कितना से, मतलब 12 से अगर इसको हम भागा दे देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 1728, क्योंकि यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ निकालेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक घर में 6 लोग हैं। एन क्यू की बहन है, एम पी के पति का भाई है, क्यू एल का पिता है और क्यू दादा। इस तरह समूह में 2 पिता 1 माता और 3 भाई हैं, तो पी का पति कौन है? इस तरह संबंध है। तो जब इसको फ्लो चार्ट बनाइएगा तो इस तरह बनेगा कि आप ओ है, एल है, एम है, और इधर पी जो है वो पति पत्नी है, और क्यू जो है यहाँ पर ये भी क्यू के पी माँ है, फिर ये एन इधर बनेगा। तो इस तरह आप बने तो पी का पति जो हो जाएगा वो निकल कर एल आएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 103 का ए नंबर हो जाएगा एल। नेक्स्ट देखते हैं कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद के वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मधु, स्वस्थ, योग। तो देखते हैं जिस तरह मधु स्वस्थ से संबंधित है उसी तरह योग भी स्वास्थ्य से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। फिर से अपना रिलेशन में एल प्लस एम का अर्थ है एल एम का पुत्र है। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो ये इस तरह सोल्व कीजिएगा कि ए और बी दोनों भाई है, और बी या सी का माता बी है और सी में मामा का आएगा। तो आंसर हो जाएगा डी, ए सी का मामा मौसा जैसा संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए सादृश्य में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 56, 15, 76, 21 और 81।
तो 56 और 15 में क्या रिलेशन है कि 5 गुना 6/2 है। 6 × 5 = 30 और 2 से भागा देंगे तो 15 आएगा। 76 को इसी तरह 7 गुना 6 7 6 का 42 भागा 2 करेंगे कितना होगा 21 आएगा। 81 को इसी तरह करेंगे 8 गुना 1/4 2/4 तो आंसर हो जाएगा 4 आंसर। सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इसमें प्रश्न के स्थान पे कौन आएगा। इसका जो प्रश्न है वो इस तरह बना हुआ है पैटर्न कि 10 + 12 कितना हुआ +10। अगर इन तीनों को हम जोड़ देंगे 12 10 और 10 को तो इन दोनों के गुना के बराबर है, यानी ये प्लस और ये कितना होगा +5। ये प्लस होने पर 15 दूनी 30 होना चाहिए और इसमें 6 × 5 = 30 होना चाहिए। 20 और 2 22 इसमें कितना जोड़ना है 8 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए CY DV FR IM का। तो C से जो D गया है वो है +1 और Y से V गया है वो है -3। उसी तरह जो है हमारा कि D से F गया है +2, यानी जो प्लस वाला जा रहा है वो एक एक बढ़ रहा है +1 +2 +3 +4 जो शुरुआत का लेटर है। C से D, D से F, F से I, I से M जो बढ़ रहा है 1 +2 +3 +4 में। ऊपर जो है वो -3 -4 -5 -6 में। Y से भी -3, V से R -4, R से M। तो जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा AMG निकल कर आएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द के पहले से। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ होगा तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 का उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। 31 24 97 28 63 5। 31 24 को लिखा गया है 3 1 2 4 को क्या है कि 4 गुना 3 मतलब 12 और बीच वाला वो संख्या आ रहा है। अगर 8 और 9 को गुना करेंगे तो 9 × 8 = 72 बीच वाला आएगा। 5 और 6 से गुना करेंगे 30 बीच वाला आएगा। और 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 1 है तो विषम संख्या कौन हुआ तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब एक विशिष्ट भाषा टुमारो यू आर सी इस तरह का लिखा हुआ है और बताना कि उसको में आर को कैसे लिखा जा सकता है। तो आप जब इसे सोल्व कीजिएगा ये काफ़ी आसान है, तो इसे जब सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा DJU। एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए थे, जहां शिव की परछाई गणेश की बाईं ओर पड़ रही थी और शिव का मुख किस दिशा में था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण दिशा में है। नीचे दिए गए शीट को रेखाओं को अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में कौन सा घन होगा। तो जो विपरीत आएगा 5 के विपरीत 3 होगा और 6 के विपरीत 2 होगा और 1 का विपरीत 4 है, यानी 5 का विपरीत 3 है, 1 का जो विपरीत है वो 4 है और 6 का विपरीत जो है वो 2 है। तो कभी भी दो जो विपरीत वाले एक साथ नहीं आएंगे। इसमें देख लो कि 4 1 एक साथ आ रहा है, इसलिए ये जो है वो ये नहीं होगा। 5 2 और 3 में जो हमारा है कि 5 3 एक साथ में आ रहा है तो ये नहीं होगा। 6 2 एक साथ आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 6 5 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट है किसी कूट भाषा में टाइगर को VKIZ लिखा जाता है और लॉयन को इतना लिखा जाता है, उसी में फॉक्स को क्या लिख सकते हैं तो T+2 करके भी लिखा गया है। T+2 भी किया हुआ है, I+2 K किया हुआ है, सब में +2 2 जोड़ा गया है। तो उसी तरह FOX में जोड़ेंगे तो HQZ आएगा, HQZ। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही प्रतिनिधित्व करता है गरुड़, पक्षी और बिल्ली में। तो आप देख सकते हैं कि जो गरुड़ है वो पक्षी के साथी में आता है जबकि बिल्ली पक्षी में नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि A = 26 और T = 7 है तो ऑथेंटिक को क्या लिख सकते हैं। A = 26 यानी A के उल्टा 26 लिखा गया है और T को जो 20 होता है उसका उल्टा 7 किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिक को लिखेंगे तो लिखेंगे 26 6 7 19 22 13 7 18 और C को कितना 24 होगा और A का जो विपरीत है वो 26 होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन A हो जाएगा। E C से बड़ा है, E जो है C से बड़ा है, D C से बड़ा है परंतु E से छोटा है। तो A B और C में से छोटा है, तो इस तरह जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्रम में लिखाना है। E बड़ा है किससे D, बड़ा है C से, बड़ा है B से
और बड़ा है ए से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे छोटा कौन है, तो ए। एक निश्चित कूट भाषा को बुक को इस तरह लिखेंगे, बी डबल ओ के बुक है तो 20 का 4, ओ का 6, ओ का 6 है, के का 2 है। तो उसी तरह जब लॉग को लिखेंगे तो लॉग को इस तरह के ढूंढ के जब आप लिखिएगा, एल का क्या है तो 7 है, ओ का कितना है तो 6 है, सी का कितना है तो 3 है, और के का कितना है तो 2 है। तो इस तरह जब सोल्व कीजिएगा तो आंसर निकल कर आएगा सी 76 32। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम सुबह से में 7, दोपहर में 8 और शाम को 3 केले खाता है। इस प्रकार वह एक दिन में कितने दर्जन केले खाता है। तो जब इसे सभी को जोड़ दीजिएगा, 7 8 3 18 केले, और एक कितना दर्जन हुआ 12, एक दर्जन में 12 केला होता है, यानी वो 1.5 दर्जन यानी 3/2 खाया है, आंसर हो जाएगा। 120 का प्रश्न है कि ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। तो ओ को ऑप्टिकल को कैसे लिख सकते हैं, जब इस तरह के जब बदलेंगे तो लिखाएगा POSJBBK, तो बी होता है जो 2 अक्षर में आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं को साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के धनराशियों में निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो 6:3:2 में आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इस तरह बना सकते हैं कि ब्याज बराबर साधारण गुना समय गुना दर परसेंट होता है, तो x गुना 6 गुना 10% बराबर y गुना 10% 12 प्लस z गुना 12 गुना 15%, और जब 60x बराबर 120y बराबर 180x, ये 3 बराबर में आएगा कि क्योंकि तीनों योजनाओं की निवेश की गई राशि क्रम से x y z जो ब्याज है वो तीनों को बराबर है, तो 60x 120y और 180z आएगा। उसी तरह के जब सोल्व कीजिएगा 6:3:2 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानवीय और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा करता है। किसी प्रोजेक्ट को क्या है वो 40 दिनों में पूरा करता है, तो उन्हें 25 दिन एक साथ कार्य किया और फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। मानवीय बचा हुआ कार्य अगले 24 दिनों में पूरा किया, तो मानवीय को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। मानवीय दर्शन मिलकर कितने दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 40 दिन करते हैं। दोनों मिलकर 40 दिन, दोनों ने मिलकर काम किया 25 दिन और शेष काम मानवीय 24 दिन में पूरा करता है। तो दोनों को 40 - 25 दिन काम करती है, तो मानवीय 24 दिन किया। इस तरह जब सोल्व कीजिएगा तो आंसर निकल के आएगा 64, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 24, 40, 57 और 108 में प्रत्येक में क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेष समानुपात में हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकान के पास एक डिब्बे 50 लीटर तेल और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उसे अधिकतम आकार के कंटेनर को धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5 लीटर, क्योंकि दोनों में ये कॉमन 5 है तो 5 होगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो निकल के आएगा सी 16 वर्ष। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसलिए मैथ का सिर्फ ऑप्शन बता दिया जा रहा है, आप सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव को 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए से कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। अब इसे 9 लीटर द्रव में अम्ल की मात्रा कितना है, तो 9 गुना 50/100 बराबर 4.5 लीटर हो जाएगा। और 30% अम्लता के लिए मिश्रण की मात्रा 4.5/30 गुना 100, तो जो निकल के आएगा वो 15 लीटर। तो मिलाए जाने वाला पानी हो जाएगा 15 - 9 बराबर 6 लीटर। तो आंसर हो जाएगा बी। आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं कि माना कि मिलाए गए पानी की मात्रा कितना है, माना कि पानी के मिलाए गए पानी की मात्रा 1 लीटर है, तो 9 गुना 50% बराबर 9 प्लस x गुना 30%, और x का मान निकाल दीजिएगा तो 6 लीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रविकांत 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे लगा। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई है। तो माना कि रविकांत 1 घंटा साइकिल चलाया है, 7 - 1 घंटा पैदल चला है, तो कुल दूरी है 12.5 गुना x कर देंगे, अब प्लस जो 3 किलोमीटर से पैदल चल रहा है 3 गुना 7 - x कर देंगे, तो जो हमें हल करके आएगा वो 2 घंटा, x का मान आएगा। रविकांत 2 घंटा साइकिल चलाया क्योंकि 1 घंटा साइकिल हम माने हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी
साथ मिलकर 4 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? एक के द्वारा 1 घंटा में 1/6 भरा जाता है और ए और बी मिल के 1 घंटा में 1/4 भरता है। बी अकेले 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 1/4 माइनस 1/6, क्योंकि 1/6 भरता है ये भरेगा, तो पाइप बी 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 1/12 भाग भरेगा। तो शेष भाग 1 माइनस 1/12 करेंगे, 11/12 भाग दोनों मिलकर भरेंगे और उसका जो समय लगेगा वो कितना है? 11/12 भागा 1/4 से करेंगे तो 11/3 घंटा। कुल समय 1 + 11/3 बराबर 14/3, यानी 4 घंटा 40 मिनट लगेगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 बाइकों की क्रय मूल्य का योग कितना है? तो 10 लाख है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% के हानि पर बेचा गया है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? तो 40,000 रुपया। आप निकाल सकते हैं आराम से कि x + x का 20% करके आप इसी तरह सोल्व कीजिएगा तो निकल जाएगा। नेक्स्ट है, P/Q के रूप में 0.037 रेकरिंग का रूपांतरण है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? तो इसको आइए किस तरह देखते हैं कि 0.37 को आप दशमलव के इस साइड के लिख दीजिए, अब माइनस कितने हैं इधर? रेकरिंग के बाद 0 है, अब बटा 9, 3 शून्य होना चाहिए लेकिन एक 0 भी है, एक 0 दे दीजिएगा। तो इस तरह जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 37/990 होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 के क्यू और 3 के क्यू और 5 के 4 गुना 7 के स्क्वायर के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य है किंतु 100 से विभाज्य नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 36 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर गुना 2 लिखिएगा, अब सब में स्क्वायर में लाइए, गुना 5 के स्क्वायर लिखिएगा और 3 के स्क्वायर कॉमन में लेके क्यू 5 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर करके जब सोल्व इस तरह करिए तो अभी जो आएगा वो 36 आएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए 11, 23 और 17 का औसत 15 है, ए बी 12 और 25 का औसत 16 है, तो A/B का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? तो 1/2, क्योंकि औसत बराबर आंकड़ों का योग बता आंकड़ों की संख्या हो जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। आप अंतर बराबर डी बराबर होता है एक फार्मूला PR²/100। पी डी दिया हुआ है 16.32, पी निकालना है गुना 25 और 10,000 का, तो आर हो जाएगा 6528। पी निकल के आएगा 6528। ऑप्शन जो हमारा निकल के आएगा वो ये आएगा। 134 का है, 3 कारों की चालों का अनुपात 2, 3, 4 है। इन कारों का द्वारा समान दूरी तय करने के लिए जाने वाले समय का क्रमशः का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 6, 4, 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि तेंदुलकर शब्द 2 अक्षर चुने जाते हैं, दोनों अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या है? तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ए, परम्यूटेशन कम्बिनेशन का 1/12 है। स्वर अक्षरों की संख्या इसमें 3 है, ई, यू, ए, और व्यंजन है 6 है, TNDLKR है। कुल अक्षरों की संख्या 9 है। तो इसे परम्यूटेशन कम्बिनेशन से आप हल कीजिएगा तो आएगा 3P2 इंटू फैक्टोरियल 9 - 2 बटा फैक्टोरियल 9। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 1/12 आएगा। आंसर ए है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 32 ग्राम। O2 16 गुना 2 कर सकते हैं, 16 गुना 2 बराबर 32। 1 मोल O2 का अर्थ है 32 ग्राम। अणुओं का गतिज ऊर्जा को बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, उसके बाद ठोस में। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल को एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.001 mm Hg का वायुदाब जरूरी है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये, धातुएं धनान्य बनाती है। ये गलत है। जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती है अधातु कहलाती है। अधातु को अवर सारणी में दाईं ओर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, टीएम। टीएम थुलियम एक लैंथेनाइड तत्व है, ये एक्टिनाइड के सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है।
ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठोस CO2 सीधे तरल के रूप में बदल जाती है, गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, सही है। तो जो पहला और दूसरा, तीसरा सही है और दूसरा जो हमारा है ये गलत है, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, NaCl के घोल में लवणों का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अपवर्तनांक। लोगोपोडियम ट्रैक्योफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकोप्सीडा। दम्मा मानव शरीर का विकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वसन तंत्र का। दम्मा मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सेकेंड और थर्ड। प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा और भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ये आहार श्रृंखला के संगठक नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल होते हैं, ये सही नहीं। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी गलत है क्योंकि ये सब वायरस के कारण होते हैं, तो ये भी। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये भी सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षणारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, रोग है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लिंग सहलग्न अप्रभावी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये सही नहीं है। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल के उत्पादक होते हैं, सही है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, सही है। पौधे और ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, HIV का इलाज नहीं होने पर खाली स्थान हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्स हो सकता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स के जांच के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है। यह था बिहार SSC इंटर स्तरीय एग्जाम के प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।